तो आज है हमारा नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जहाँ पर ज़रूरत होगी हम आपको ट्रिक के साथ ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि ममिता किस राज्य का लोक नृत्य है। आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, ममिता क्या याद रखिएगा, मम्मी। मम्मी जब आपको आवाज़ लगाती है तो आपको 1 2 3 यानी कि त्रिपुरा आपको तुरंत आ जाना चाहिए बस। अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं त्रिपुरा के? वेलकम, लेबांग, बुमानी, गजानन, मोशाक सुलमानी और हिक हक, मेला डॉग और होजागिरी। ठीक है, हरियाणा के कुछ लोग नृत्य जैसे कि फाग और सांग। पंजाब के आपके होने वाले हैं गिद्दा, कीकली और जागो। और उत्तराखंड का आपका जो लोक नृत्य होने वाला है वो छोलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि 20वीं शताब्दी में जो भरतनाट्यम के लिए जो प्रमुख प्रतिपादक है वो कौन है। ठीक है, आंसर होगा हमारा टी बाला सरस्वती। अब भरतनाट्यम से संबंधित कुछ और जो और भी नर्तक है जैसे कि हमारे गीता चंदन, मीनाक्षी श्रीवासन और मीनाक्षी चितरंजन, रुक्मणी अरुंडेल, अलारमेल वल्ली और मालविका सरकार। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्मला मेहता का संबंध है आपका मणिपुर से, और बिजयिनी सत्यर्थी का जो संबंध है वो आपका उड़ीसा से होने वाला है। ठीक है, कुमुदिनी लखिया का संबंध आपका कथक से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि किसे कर्नाटक संगीत का रानी के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा हमारा MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है ना, कर्नाटक संगीत की जो रानी है वो MS सुब्बुलक्ष्मी है। घर की जो औरतें होती हैं वो लक्ष्मी कहलाती हैं। ठीक है, और वो नाटक बहुत देखती है इसलिए कर्नाटक। अब MS सुब्बुलक्ष्मी को जो भारत रत्न मिला है वो 1998 में मिला है। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में, और UN परफॉर्मेंस इन्होंने जो दिया था वो 1966 में दिया था। ठीक है, लता मंगेशकर की बात करते हैं तो भारत रत्न इनको 2001 में मिला है। इनको मेलोडी क्वीन भी कहते हैं, किनको? लता मंगेशकर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा कि जयंती कुमारेश किसकी सर्वश्रेष्ठ वादिका के रूप में एक जानी जाती है। आंसर होगा हमारा वीणा। तो वीणा बजाती हैं कौन? जयंती कुमारेश। अन्य वीणा वादक कौन कौन से हमारे? सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े और राजेश वैद। याद हुआ ना, बताओ एक बार, आराम से रिवीजन कर सकते हो आप इसको। संतूर से जो हमारे जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं भाई? तरुण भट्टाचार्य, R विश्वेश्वरन। ठीक है, तबला से जो आपके जुड़े हुए हैं वो संदीप दास और साबिर खान। सितार जो बजाते हैं वो बुद्धादित्य मुखर्जी और इलियास खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मलयालम नववर्ष के रूप में केरल में मतलब किसको मनाते हैं? मलयालम एक नववर्ष है, इसको केरल में क्या कहते हैं? आंसर होगा हमारा विशु। ठीक है, पोंगल जुड़ा हुआ आपका तमिलनाडु से, और उगादी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर है। ठीक है, कुछ न्यू ईयर है और उनके कुछ संबंधित राज्य हैं जैसे कि आप देख सकते हैं गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर है, नवरे जम्मू एंड कश्मीर का न्यू ईयर है, जुड़ शीतल बिहार का न्यू ईयर है, और बैसाखी पंजाब का, बोहाग बिहू असम का, पाना संक्रांति उड़ीसा का, पूडंतु या फिर इसको पूथंडू भी कहते हैं, ये आपका तमिलनाडु का न्यू ईयर होने वाला है। ठीक है, और संवत्सर पांडु आपका गोवा का न्यू ईयर है। ठीक है ना, खिचड़ी उत्सव उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपी का न्यू ईयर कहलाता है। ठीक है, खिचड़ी उत्सव। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट बॉल की औसत परिधि क्या होती है, यानी कि जो बॉल है ना उसकी परिधि कितनी होती है। आंसर होगा हमारा 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक। ठीक है, इसको MM में भी देख सकते हैं, 224 से 229 तक। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। और जो हमारा बैट होता है इसकी लेंथ होती है 38 इंच, इसकी जो ब्रेथ होती है यानी कि जो चौड़ाई होती है वो होती है 4.25 इंच। स्टंप जो लगे होते हैं यानी कि जो विकेट कहते हैं जिनको हम, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 28 इंच। अगर इसको सेंटीमीटर बात करें तो 72 सेंटीमीटर होने वाली है। ठीक है, पिच की लंबाई होती है, आपने देखा होगा सभी को, 22 गज, हम इसको नापते भी हैं। अगर मीटर में बात करें तो 20.11 मीटर। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो पिच की 3.05 मीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, 3.05 मीटर इसकी जो है ना चौड़ाई होती है किसकी? पिच की। क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि FIBA द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर क्या होते हैं। एक फीबा है जो एक बास्केटबॉल का एक ये आयोजन होता है। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। फीबा का जो संबंध है वो किससे है? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि फीबा का संबंध किससे है। आप कहोगे सर बास्केटबॉल से। ठीक है, प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 5 मिनट प्रति ओवर यहाँ पर इसको टाइम मिलता है। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे कि जो बास्केटबॉल होती है इसका वजन कितना होता है भाई? 600 ग्राम से लेकर 650 ग्राम तक वजन होता है। कोर्ट की माप कितनी होती है? 28
मीटर ये लेंथ में लंबा होता है और 15 मीटर जो है चौड़ा होता है बास्केटबॉल का कोर्ट। बास्केटबॉल की जो ऊंचाई होती है जहाँ पर ये बाल्टी से टंगी होती है वो होती है 3.05। अब आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो ये क्रिकेट की जो पिच की चौड़ाई होती है ना वो भी 3.5 ही है, और बास्केटबॉल जहाँ पर टंगी होती है उसकी ऊंचाई भी 3.05 ही है। ठीक है। अब बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल? सर ये होते हैं 5। ठीक है ना। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होती हैं? वो होते हैं 6। नेट बॉल में होते हैं 7। इसको कैसे याद करेंगे? जब आपका नेट ऑन होगा तो समझ लेना तभी आपके कोई ना कोई साथ होगा, या फिर ऐसा याद कर ले कि जब आपके कोई साथ होगा तो तभी आप इसको नेट ऑन करें। ठीक है ना। बेसबॉल नो। अब आप कहोगे सर हमारा जीएस में बेस कैसा बनेगा? ठीक है ना भाई, मैं कहूँगा बिना रिवीजन के नहीं बनेगा, यानी कि नहीं का मतलब नो, तो बेसबॉल नो। ठीक है ना, बेस नहीं बनेगा बिना रिवीजन के। रामसर साइट्स के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, यानी कि वेटलैंड डे? आंसर होगा हमारा 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वेटलैंड डे मनाते हैं। 2 फरवरी 1971 में रामसर एक सम्मेलन हुआ था जो कि ईरान में हुआ था। ठीक है ना। इंडिया जो है ये इंडिया में पहली बार, इंडिया जो शामिल हुआ था पहली बार 1982 में शामिल हुआ था पहली बार रामसर सम्मेलन। ठीक है ना। रामसर इसके अंदर इसकी जो 2024 की थीम है आपकी ये वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग है। ठीक है। रामसर में कुल जो भारत में कुल रामसर साइट्स है फिलहाल अभी करंट में वो टोटल 80 हैं, और 80वीं साइट जो जुड़ी है वो लोंगवुड 16 जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है। भारत में पहली जो रामसर साइट है वो हमारी चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में पड़ती है। 1981 में इसको जोड़ा गया था। अब आप कहोगे सर ये 1982 में तो भारत ऐड हुआ, लेकिन 1981 में पहले से ही एक रामसर साइट जुड़ गई थी, ये उन्होंने जोड़ दी थी। ठीक है। पहले दुनिया की पहली रामसर साइट है कोबोर्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। और रामसर साइट्स के बारे में कुछ और जिक्र करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्थल है रामसर का वो भारत में सुंदरवन है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे छोटा जो स्थल है आपका वो रेणुका है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो तमिलनाडु के अंदर है, टोटल 16 स्थल हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 10 स्थल होने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में अंतर है, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आदमी और औरतें हैं कम पढ़ी लिखी? यहाँ पर होने वाला है राजस्थान। ठीक है ना। राजस्थान के अंदर जो है ना 79.19% तो यह पुरुष साक्षर और 52.12% है महिलाएं साक्षर। ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता जो दर वाला राज्य है वो हमारा केरल 94% है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप 91.85 है। मिजोरम जो है ये सेकंड नंबर पर है 91.33, ये यूनियन टेरिटरी की बात चल रही है। इंडिया में साक्षरता दर जो मेल की है वो 82.14 है और फीमेल की है 65.46। अंतर अगर बात करें इसकी तो 16.68 का अंतर होने वाला है दोनों के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के अंदर प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से हैं 5 अनुच्छेद? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ आपको। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक ये आपका समानता अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं सर अधिकार कितने प्रकार के हैं? ये हमारे 6 प्रकार के अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 4 जो चौथा है हमारा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है संस्कृति शिक्षा का अधिकार, और 6ठा है आपका संवैधानिक उपचार। ठीक है। या आप इसके अनुच्छेद भी देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर यह है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा कि किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? आंसर होगा हमारा उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों में, दोनों में। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा कि किस भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तित्व स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? आंसर होगा हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 होगा कि एक है हमारा ये मैकडामस परमादेश इसको कहते हैं। ठीक है ना। याचिका में मैकडामस का मतलब क्या है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और ये पांच प्रकार की रीट होती है टोटल हमारी, जो अनुच्छेद 32 के अंदर दी हुई गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण और गतिबद्ध अधिकार परीक्षा, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि किसने कहा था कि राजा के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा
लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, ये कहा था आपका आइवर जैनिंग ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि डीपीएसपी को लेकर, यानी कि नीति निर्देशक तत्व को लेकर, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और डीपीएसपी भारत के संविधान की एक अनूठी व्यवस्था है, ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है, ये कहा था केसी हिबैयर ने। और डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि लोकपद के अनुचित ग्रहणा का सुधार किस रीट के अंदर है? आंसर होगा हमारा अधिकार परीक्षा, यानी कि एक अगर कोई गवर्नमेंट सरकारी कोई काम कर रहा है और अपने स्थान पर वो कम पैसों में किसी और को काम पे लगा देता है, ठीक है ना, तो ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? आंसर होगा हमारा बुद्ध, धम्म और संघ। जो बुद्ध है उसका मतलब होगा ज्ञानी मनुष्य, और जो धम्म होगा आपका उसका मतलब है शिक्षा, और संघ का मतलब होता है संगठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? आंसर होगा हमारा नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन शून्य का जो वो है सिद्धांत वो इन्होंने दिया था। भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। रचना इनकी है एक माध्यमिक सूत्र, और सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, ठीक है ना। बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो है अश्वय घोष। नागार्जुन का बौद्ध भिक्षु थे, क्या कहेंगे आप? नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु थे, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। प्रचार करने गए थे ये चीन में, किसका? बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 18 होगा हमारा कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? आंसर होगा हमारा अजातशत्रु के शासनकाल में। अब ये सारी की सारी बौद्ध संगति लिखी हुई हैं, 5 की 5 आप देख सकते हैं। पहली बौद्ध संगति हुई थी हमारी ये 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान। द्वितीय हुई थी हमारी 383, 1 साल 100 साल कम, इसमें से 100 घटा दो, काला शोक। तृतीय हुई थी हमारी 255 बीसी में अशोक के। और चतुर्थ हुई हमारी ये हमारी जो हुई थी ये पहली शताब्दी में हुई थी कनिष्क के द्वारा, ठीक है ना, ये कनिष्क किसके राजा थे उस टाइम पे। पांचवी हुई थी 1871 में राजा मिंडन ने, ठीक है। इसको आप ट्रिक साथ कर सकते हैं कि मेरे साथ एक बार याद करिए, राजा महाराजा आजा, राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप और राजा से अजातशत्रु। वैश्य सबका काल, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल। पटाओ मत आशिक, ठीक है ना, कुंडल जी महाराज, ठीक है ना, कुंडल जी महाराज। जी मैंने वासुमती जी, और महाराज यानी कि कनिष्क जी, ठीक है ना, महाराज होते हैं ये हमारे, ठीक है ना, इसको मतलब याद कर सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 19 होगा हमारा कि मिलिंद पन्नो क्या है? आंसर होगा हमारा मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है। मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है उनकी इसके अंदर बातचीत हुई है, वार्तालाप हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? आंसर होगा हमारा विनय पिटक। यहाँ पर भिक्षु का जीवन के बारे में क्या किया गया है, मतलब कुछ बताया गया है, ठीक है। जो अभिधम पिटक है उसमें क्या दिया गया? हमारे दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। सूत पिटक के अंदर धर्म का सिद्धांत दिया गया है, यानी कि उनके उपदेश दिए गए हैं, ठीक है। कुछ बात करते हैं यहाँ पर रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इनके जितने भी प्रयाग हैं वो किन किन नदियों को मिलाकर बनते हैं? रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी को मिलाकर, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदा देवी को मिलाकर, कर्ण प्रयाग मिलता है आपको बनता है अलकनंदा और पिंडर को मिलाकर, ठीक है ना। देव प्रयाग बनता है अलकनंदा और भागीरथी को, और विष्णु प्रयाग बनता है आपका अलकनंदा और धौलीगंगा को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है ना, जो इंपोर्टेंट है इसमें मैंने बताई आपको। गंगा, सरयू, गंडक, कोसी सबसे ज़्यादा रास्ते बदलती है, ठीक है ना। और महानदी तमस, और आपका एक होने वाला है तमसा, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा कि कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? अभी मैंने आपको बताया था कोसी, ठीक है ना। अब जो कोसी है वो बिहार का शोक है, ब्रह्मपुत्र असम का शोक है, दामोदर बंगाल का, और पीलीभीत जो पीली नदी है वो चीन का शोक होने वाला है। ट्रिक याद रखेंगे, बी को अब बंदा, बी से बिहार, को से कोसी, बिहार का शोक कोसी है, ऐसे असम, और बै से ब्रह्मपुत्र, फिर बै से बंगाल, और डा से दामोदर, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 24 होगा हमारा कि कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? आंसर होगा हमारा महानदी, ठीक है ना। ये महानदी कहाँ कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, महाराष्ट्र,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य किसकी, मतलब नर्मदा और ताप्ती के मध्य क्या है, सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित हैं। नर्मदा को रेवा नदी भी कहते हैं और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। अमरकंटक पहाड़ियों से ये इसका उद्गम स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ताप्ती नदी, इसको तापी नदी भी कहते हैं, मुल्ताई और मध्य प्रदेश से इसका एक उद्गम स्थल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 होगा हमारा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। आंसर होगा हमारा MS स्वामीनाथन को। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग जो कि मैक्सिको के हैं। पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति जो भारत में आई थी वो 1966 से 1967 के दौरान आई थी। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे। कृषि मंत्री की बात करें तो उस टाइम पर हमारे चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। हरित क्रांति के राजनीतिक जनक भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और बात करते हैं नीली क्रांति की, तो इनके जो जनक है वो अरुण कृष्णन है। नीली याद रखेंगे, नीला जो कलर है वो कृष्ण भगवान का भी है। ठीक है ना। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल को है ना। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा से, और झींगों को हम कहते हैं दूर दूर पर चले जा, है ना, यानी कि दुर्गेश। स्वर्ण क्रांति का संबंध है निपुण तू तेज। जब सोने की बात करते हैं तो यानी कि हम सबसे पहले कहते हैं तू तेज, यानी कि मैं तेज जाऊंगा तू तेज जाएगा, यानी कि एक दूसरे से तेज जाता है सोने का नाम सुनते ही। लाल क्रांति का संबंध है विशाल से। मेरा एक दोस्त है विशाल, वो बहुत लाल पीला रहता है, यानी कि हर टाइम गुस्से में रहता है, वो वकील है इसलिए। सिल्वर क्रांति का संबंध है इंदिरा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि एडमार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। आंसर हमारा 1937 में, कृषि उत्पादों पर जो लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 होगा कि कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। आंसर होगा हमारा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। न्यूनतम का मतलब है MSP। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अब मैं बता दूं, टोटल 22 फसलें ऐसी है जिन पर MSP लगाया जाता है। अब 22 फसलें कौन कौन से हैं हमें, 7 तो हमारे अनाज है, 5 दालें हैं, 7 ही तिलहन है और 3 है वाणिज्य फसलें। अब वो 3 वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है, कपास, खोपरा और जूट। ठीक है, याद रखेंगे इनको। गन्ने के लिए MSP नहीं लगता है, गन्ने के लिए लगता है FRP। ठीक है ना, इसको कह सकते हैं फेयर एंड रिम्यूनिटेटिव प्राइस, उचित लाभकारी मूल्य। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हमारा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार किस मूल्य पर अनाज खरीदती है। आंसर होगा हमारा MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है ना, इसको न्यूनतम समर्थक मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, 2024 में MSP कितनी है आप देख सकते हैं। जो गेहूं है उसका MSP रेट है 2275, सरसों का रेट है 5650 और मसूर जो आपकी जो मसूर की जो दार है उस पर है 6425। ठीक है, चने का है 5440, जौ का है 1850। क्वेश्चन नंबर 30 होगा हमारा कि किसी वस्तु का भार क्या होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक और केंद्र पर शून्य। क्वेश्चन नंबर 31 होगा कि वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करते हैं। जब ये अचानक गिरता है तो इसका मतलब तूफान आने वाला है, धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने वाली है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कुछ इस तरह के जो गाने होते हैं ना, ये वर्षा के दौरान ही गाए जाते हैं। ठीक है ना, और धीरे धीरे जो ऊपर उठता है तो ये स्वच्छ मौसम की बात करते हैं। ठीक है, तो दाब का मात्रक है पास्कल और बैरोमीटर की जो खोज की थी वो टोरसेली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का जो सिर है वो पीछे को झुक जाता है। ये इसका कारण क्या है। आंसर होगा हमारा गति का जड़त्व नियम, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 33 होगा पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसे प्रयोग में लिया जाता है। आंसर होगा हमारा क्लोरीन को मिला कर देते हैं, या फिर एक पाउडर है जिसका ब्लीचिंग पाउडर को मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो आपका CaSOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कुछ स्पेशल हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेनलेस जो स्टील है वो किस किस को मिलाकर बनता है, क्रोमियम निकल आयरन को, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल को मिलाकर बनता है, कांसा कॉपर और टीन को, पीतल कॉपर और जिंक को। जो जर्मन सिल्वर की बात चल रही है ना यहाँ पर, इसके अंदर थोड़ी भी सिल्वर नहीं होती है। ठीक है, ये आपका प्रैंक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35 होगा कि प्रोटोजोवा जनित रोग कौन कौन से हैं। ट्रिक होगी आपकी, पापा काम पे सोते हैं, पास है प्रोटोजोवा और दूसरे पास है पायरिया, का से कालाजार और मैं से मलेरिया, पै से पेचिस, सोते से निंद्रा रोग। ठीक है इसमें साइलेंट रहेगा।
एंथ्रेक्स क्या है भाई? ये एंथ्रेक्स का मतलब है पशुओं के खुरों में होने वाली बीमारी। क्वेश्चन नंबर 36 होगा हमारा कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? आंसर होगा हमारा एडीज मच्छर से। ठीक है, अब डेंगू काटते हैं एडियो पर बहुत ज़्यादा, जब आप सो जाते हो ना तो आपकी एडियो में बहुत काटते हैं। एनाफिलीज मच्छर क्या करता है? ये मलेरिया करता है, और ये मलेरिया भी मादा जो मच्छर होती है ना वो काटती है। ठीक है, एशियाई मादा जो एशियाई बाघ मच्छर का काम क्या है? चिकनगुनिया या फिर जीका वायरस यहीं से फैलता है। किससे? एशियाई मादा मच्छर से। मादा नहीं है, एशियाई बाघ मच्छर से, यानी कि टाइगर, बाघ मैंने टाइगर, बताओ मच्छरों के नाम पे टाइगर रख दिया। और हाल ही में पीएम मोदी ने महतारी बंधन योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर होगा हमारा छत्तीसगढ़। और भी छत्तीसगढ़ में योजना चले गए हैं, जैसे कि सीएम मितान योजना, सीएम महतारी न्याय रथ योजना, हमर सुधार लायक योजना, है ना, और कमल योजना का संबंध है मिजोरम से। लोग जो है ना कमल ऐसा इसको याद कर लें किसी में, है ना। स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम आपका जो आंसर होने वाला है ये मणिपुर में। आप देखते हैं सब जब बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना तो वो मनी लेके जाते हैं, यानी कि पैसा लेके जाते हैं, तो मनी से आता है ना मणिपुर बस। सीएम बाल आशीर्वाद योजना, आंसर हमारा मध्य प्रदेश। जब आपको आशीर्वाद चाहिए किसी बच्चों को जब आशीर्वाद चाहिए किसी बड़ों का तो वो मध्य में आके खड़े हो जाते हैं, यानी कि बीच में, सर आशीर्वाद दे दो। क्वेश्चन नंबर 38 होगा हमारा कि हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर होगा हमारा देवेंद्र झाझरिया, जो कि भाला फेंक एक प्लेयर रह चुके हैं। पहले पैरालंपिक गेम जो हुए थे हमारे 1960 में हुए थे, रोम के अंदर, इटली की राजधानी है। और भारतीय जो राष्ट्र इसकी स्थापना हुई थी वो हमारी 1992 में हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक जो सेंटर है आपका, जो इसकी कमेटी हुई थी पहली बार 1989 में गठित हुई थी। ठीक है, जर्मनी के अंदर हेडक्वार्टर इनका है। देवेंद्र झाझरिया से पहले जो इसके अध्यक्ष थे हमारे, वो थे हमारे दीपा मलिक, जो कि शॉर्ट पुट के अंदर एक इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, पहली भारतीय महिला जीतने वाली। ठीक है, पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले जो इंडियन हैं वो हमारे मुरली कांत पेटकर है, 1972 में इन्होंने मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 39 होगा हमारा कि हाल ही में किस राज्य में माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? तो पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और माजुली मुखौटे को मिला है। आंसर है हमारा असम के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सर जो माजुली द्वीप है वो असम के अंदर ही है, वहीं से याद कर सकते हैं। ओडिसी के अंदर क्या है? कोई चटनी और डोंगरिया कोदसाल। अब देख सकते हैं सर कोई चटनी, आप कहते हैं कि कोई ऐसे लोग होते हैं जो चटनी खाकर ना उड़े फिरते हैं, यानी कि बहुत चटनी लगाई सर, बहुत मिर्च लग गई मुंह में, तो वो उड़ा फिर रहा है, कहीं को पानी मिल जाए, यानी कि ओडिशा। डोंगरिया कोदसाल, यानी कि ऐसा याद कर लो इसको आप, डोंगरिया कैसे याद कर लिया यार, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, अभी क्या याद कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। अरुणाचल प्रदेश के हैं आपके आदि कैकिर, जो कि अदरक बोलते हैं इसको, और वांचो सिल्क। ठीक है, त्रिपुरा का है आपका रीसा, जो कि एक पोशाक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि रीसा क्या है, ये एक पोशाक है। अयोध्या के क्या है भाई आपका? बेसन के लड्डू, इन पर भी जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? आंसर होगा हमारा झारखंड के अंदर। ठीक है ना, 10,000 वे जन औषधि केंद्र का उद्घाटन ये आपका झारखंड के देवघर में हुआ है। और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना भी आपकी झारखंड में चली है। पूसा कृषि मेले की शुरुआत हुई थी आपकी 1962 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी बताएं हमें, रिवीजन आपका हुआ होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।